कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी 2026 है। नमस्कार। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी राजनीति, हमारे सामाजिक मुद्दे और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी सबसे बड़ी लड़ाइयां अब अदालतों में ही लड़ी जा रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक चलेंगे। क्या अदालतें अब राजनीतिक और सामाजिक लड़ाइयों का नया अखाड़ा बन गई हैं? और इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई है जो भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखी गई हो। बिल्कुल। शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बहस कर रही हैं। हाँ, ये सुनने में ही किसी फिल्म का सीन लगता है। आखिर हुआ क्या था? मामला पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एक विशेष गहन संशोधन से जुड़ा है। अच्छा, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR जिसे कहते हैं। जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो सब हैरान रह गए। क्योंकि वो खुद खड़ी हो गई। हाँ, वो खुद CJI की बेंच के सामने खड़ी हुई और बहस करने लगी। ये किसी सेवारत मुख्यमंत्री द्वारा किया गया पहला ऐसा मामला है। लेकिन सबसे पहले ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? क्या इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के लोग घर घर जाकर जांच कर रहे हैं? मतलब आम वोटर के लिए इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में ये सामान्य वोटर लिस्ट अपडेशन से कहीं ज्यादा सख्त प्रक्रिया है। इसमें बूथ लेवल के अधिकारी ज्यादा गहराई से जांच करते हैं, नामों का मिलान करते हैं और जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। इसका मकसद एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना है। लेकिन मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस साफ सफाई की आड़ में विपक्ष के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने अदालत में जो दलीलें दी वो बहुत तीखी थी, बहुत ज्यादा। और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक लक्षित अभ्यास यानी टारगेटेड एक्सरसाइज बताया और चुनाव आयोग पर तो सीधा हमला बोलते हुए उसे व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। जी, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस प्रक्रिया के दबाव में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाप रे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अदालत अब सिर्फ एक रेफरी नहीं है, वो उस मैदान का हिस्सा बन गई है जहां राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब जब एक मुख्यमंत्री चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को देश की सबसे बड़ी अदालत में व्हाट्सएप कमीशन कहती हैं, तो वो सिर्फ एक आरोप नहीं लगा रही, वो संस्था की वैधता को ही सीधे चुनौती दे रही हैं। सही बात है। ये एक नई तरह की राजनीतिक भाषा है जो अब अदालतों में भी बोली जा रही है। अदालतें अब सिर्फ फैसले नहीं सुना रही, वे राजनीतिक बयानों का मंच भी बन रही हैं। इस पे चुनाव आयोग का भी तो कुछ पक्ष रहा होगा। हाँ, चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर्स इसलिए नियुक्त करने पड़े क्योंकि राज्य सरकार जरूरी अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रही थी। तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच का तनाव भी खुलकर सामने आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब देने को कहा है, लेकिन साथ ही एक जरूरी बात कही कि मतदाताओं को नोटिस भेजते समय सावधानी बरती जाए। इस मामले में कानूनी पेंच भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनावी मामलों को रिट याचिका के बजाय चुनावी याचिका के जरिए ही उठाया जाना चाहिए। जी। आम श्रोता के लिए एक रिट याचिका और चुनावी याचिका में क्या फर्क है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो चुनावी याचिका चुनाव होने के बाद की प्रक्रिया है। अच्छा। जहां आप नतीजों या चुनावी धांधली को चुनौती देते हैं। रिट याचिका आप तब दायर करते हैं जब आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। तो यहाँ मुख्यमंत्री का तर्क क्या है? यहाँ मुख्यमंत्री कह रही हैं कि चुनावी प्रक्रिया ही उनके और उनके वोटरों के अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए वो चुनाव के बाद तक इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब वो कह रही हैं कि आग अभी लगी है तो मैं घर चलने का इंतजार क्यों करूं? बिल्कुल, यही इस मामले को कानूनी तौर पर पेचीदा और महत्वपूर्ण बनाता है। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक घमासान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सिर्फ बड़े नेताओं पर ही नहीं था। उसका ध्यान हमारे और आपके जैसे लोगों के अधिकारों पर भी था, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की हो। ये एक क्लासिक टकराव है और शायद कभी न खत्म होने वाली बहस। राज्य की सुरक्षा कितनी जरूरी है और एक व्यक्ति की आजादी कितनी। और इस हफ्ते अदालतों ने इसी मुश्किल सवाल से जुड़े कई मामलों पर अपनी राय रखी। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत को सही ठहराया। हाँ, सरकार का तर्क है कि वांगचुक के भाषण लद्दाख के युवाओं को भड़का रहे थे और क्षेत्र को
नेपाल जैसे अशांत क्षेत्रों की ओर धकेल रहे थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने अपनी हिरासत को दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक बताया। ये निवारक हिरासत या प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या भला है? निवारक हिरासत कानून का एक बहुत ही विवादास्पद हिस्सा है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपराध करने की आशंका में ही हिरासत में ले लेना। मतलब जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना? एक तरह से हाँ। सरकार कहती है कि हम किसी घटना को होने से रोक रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि यह बिना सुनवाई के किसी को भी जेल में डालने का एक खतरनाक हथियार है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा? यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत दिलचस्प है। कोर्ट ने हिरासत को सीधे सीधे गलत नहीं ठहराया, लेकिन वांगचुक की खराब सेहत का हवाला देते हुए केंद्र से उनकी हिरासत की समीक्षा करने को कहा। तो ये एक तरह से मानवीय आधार पर रास्ता निकालने का संकेत है, बिना सरकार से सीधा टकराव मोल लिए। बिल्कुल। शारीरिक आजादी से अब आते हैं डिजिटल आजादी पर। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को लेकर जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कोर्ट ने उन्हें उपयोगकर्ताओं के डेटा को व्यावसायिक लाभ के लिए साझा करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और कहा आप भारत के लोगों की निजता के साथ नहीं खेल सकते। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे गहरी बात कोर्ट ने कही वो ये है कि इन तकनीकी कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसीज इतनी चतुराई से लिखी जाती हैं कि आम नागरिक उनके वास्तविक परिणामों को समझ ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। कौन पढ़ता है वो लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस? वही, ये एक आम आदमी की बेबसी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आवाज दी है। अदालत ये मान रही है कि एक आम यूजर और एक खरबों डॉलर की कंपनी के बीच ताकत का संतुलन नहीं है और इसलिए अदालत को नागरिक की ओर से दखल देना होगा। और ये सुरक्षा सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि हम ऑनलाइन क्या कहते हैं। जी। सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर को लेकर भी एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उन दिशा निर्देशों को बरकरार रखा है जो पुलिस को कठोर, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों पर बिना सोचे समझे तुरंत एफआईआर दर्ज करने से रोकते हैं। तो अगर हम इन तीनों मामलों को एक साथ देखें, वांगचुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एफआईआर, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ, एक पैटर्न दिखता है। क्या? अदालतें कह रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था जैसे शब्द एक खाली चेक नहीं हो सकते। सरकार को हर मामले में यह साबित करना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लगाई जा रही रोक जरूरी और वाजिब है। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो एक तरफ अधिकार और सुरक्षा का संतुलन और दूसरी तरफ अदालत की नजर कॉर्पोरेट जगत के बड़े खिलाड़ियों पर भी थी। इस हफ्ते कुछ बहुत बड़ी वित्तीय मामलों में भी हलचल हुई, इसे बच नहीं सकते। सबसे बड़ा मामला है रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम का 31,000 करोड़ रुपए का बैंक धोखाधड़ी का मामला। बहुत बड़ी रकम है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ईडी को जांच का आदेश दिया, बल्कि जांच में अस्पष्ट देरी के लिए सीबीआई और ईडी को बुरी तरह फटकार भी लगाई। जी, और अनिल अंबानी को भारत न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यहाँ कोर्ट का सख्त रवैया सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं है। उसने जांच में देरी पर सवाल उठाकर सीधे सीधे जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई है। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम को झकझोरने जैसा है कि जब हजारों करोड़ रुपए जनता के पैसे का सवाल हो तो आप फाइलों पर सालों तक बैठे नहीं रह सकते। लेकिन क्या इस तरह की फटकार या तेज जांच के आदेश से असल में कुछ बदलता है? क्या उन बैंकों या निवेशकों का पैसा वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है? देखिए, सीधे तौर पर पैसा वापस आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका एक बड़ा सांकेतिक महत्व है। वो कैसे? ये सुनिश्चित करता है कि मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए। ये बाकी कॉर्पोरेट जगत को भी एक संदेश देता है कि आप हमेशा के लिए सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जांच एजेंसियों पर सार्वजनिक दबाव बनाता है कि वे अपना काम ठीक से करें। तो भले ही तत्काल रिकवरी ना हो, लेकिन ये वित्तीय जवाबदेही की संस्कृति बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। बिल्कुल। एक और बड़ा मामला एविएशन सेक्टर से है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। हाँ, ये मामला दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द करने और फिर किराए में भारी बढ़ोतरी से जुड़ा है। ये हम सबसे जुड़ा मामला है। बिल्कुल। जब बाजार में किसी एक कंपनी का दबदबा हो जाता है, जैसे घरेलू उड़ानों में इंडिगो की हिस्सेदारी लगभग 60% है, तो खतरा होता है कि वो अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग कर सकती है। तो सीसीआई यही देखेगा? हाँ, सीसीआई का काम यही देखना है कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर उड़ानें रद्द करके एक कृत्रिम कमी तो पैदा नहीं की,
ताकि बढ़े हुए किराए वसूले जा सकें। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है। और एक मामले में एक बड़े राजनेता को राहत भी मिली है, आंध्र प्रदेश के कौशल विकास मामले में। हाँ, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी न्याय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह सबूतों के आधार पर आरोप तय होते हैं, उसी तरह सबूतों के अभाव में किसी को बरी करना भी जरूरी है। तो ये तीनों मामले मिलकर दिखाते हैं कि एक स्वस्थ वित्तीय इकोसिस्टम के लिए एक स्वतंत्र और सक्रिय न्यायपालिका कितनी जरूरी है। बिल्कुल, जो बिना किसी का नाम देखे सिर्फ तथ्यों के आधार पर काम करे। ये तो हुए बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट मामले, लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और हमारे समाज पर पड़ता है। और अक्सर यही वो मामले होते हैं जो दिखाते हैं कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना मायने रखता है। पुणे पोर्श केस तो सबको याद ही होगा। हाँ, वो भयानक हादसा। उस मामले में आरोपियों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों से जुड़ी घटनाओं में माता पिता की जिम्मेदारी पर एक बहुत तीखी टिप्पणी की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि माता पिता बच्चों पर नियंत्रण करने के बजाय अक्सर उन्हें कार की चाबियां, पैसे और एटीएम कार्ड सौंप देते हैं। ये एक कानूनी फैसले से कहीं ज्यादा एक सामाजिक टिप्पणी है। अदालतें अक्सर ऐसे मौकों पर समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। मतलब ये कोई कानून नहीं बना रहा। नहीं, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से आई ये आवाज हर उस माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अदालतें खुद को समाज से अलग नहीं मानती। एक और ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स, उचित शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये फैसला स्वास्थ्य के अधिकार को एक नई और बहुत महत्वपूर्ण दिशा देता है। ये सिर्फ मुफ्त नैपकिन की बात नहीं है, ये लड़कियों की गरिमा और उनके शिक्षा के अधिकार से भी जुड़ा है। वो कैसे? हम सब जानते हैं कि स्कूलों में उचित सुविधाओं की कमी के कारण लाखों लड़कियां हर महीने स्कूल नहीं जा पाती या हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये फैसला उस बाधा को हटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जिसका असर पीढ़ियों तक दिखेगा। एक और मामला दिल्ली के मजनू का टीला इलाके का है। हाँ, जहाँ पाकिस्तान से आए दलित हिंदू परिवार रहते हैं। वहाँ रह रहे लगभग 250 परिवारों को बेदखल करने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही। क्या? सम्मानजनक आवास के बिना सिर्फ नागरिकता दे देना ही काफी नहीं है। वाह, ये एक बहुत ही मानवीय फैसला है। ये नागरिकता और मानवाधिकारों के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित करता है। मतलब अदालत कह रही है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज या वोट देने का अधिकार नहीं है। नागरिकता का असली मतलब है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जिसमें सिर पर एक छत भी शामिल है। ये राज्य को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। इसके अलावा नीट पीजी 2025 की कट ऑफ कम करने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जी। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती जबरन वसूली इंडस्ट्री पर गहरी चिंता जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो अगर आप इन सभी मामलों को देखें, किशोर न्याय, महिलाओं का स्वास्थ्य, शरणार्थियों का आवास, शिक्षा का स्तर या राज्य में कानून व्यवस्था, तो एक पैटर्न है। हाँ, ये सभी दिखाते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका अब सिर्फ दो पक्षों के बीच के विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं रही। वह सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक बहुत सक्रिय और कभी-कभी एकमात्र उम्मीद की किरण वाली भूमिका निभा रही है। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की सबसे अहम कानूनी सुर्खियां। एक तरफ एक मुख्यमंत्री खुद अदालत में दलीलें दे रही हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एक आम नागरिक के निजता, स्वास्थ्य और आवास जैसे अधिकारों को लेकर सजग है। बिल्कुल। इन सभी मामलों में एक ही धागा है। कानून और न्यायपालिका की भूमिका हमारे समाज के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर रही है, चुनावी राजनीति से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण तक। ये दिखाता है कि अदालतें हमारे लोकतंत्र में एक जीवित और धड़कती हुई संस्था हैं। ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब राजनीतिक और सामाजिक लड़ाइयाँ अदालतों में इतनी तेजी से लड़ी जा रही हैं, तो क्या ये न्यायपालिका पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है जहां हर कोई, चाहे वो एक मुख्यमंत्री हो या एक बेघर शरणार्थी, न्याय के लिए सर्वोच्च संस्थानों का दरवाजा खटखटा सकता है? सोचने वाली बात है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।